इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल हमारी दुनिया किताब का इकाई 1 घ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब बोल रहे थे कि क्लास 8 भूगोल का आगे का चैप्टर कब आएगा, तो आगे का चैप्टर लेके हाजिर हैं। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, तो एक सही है तो टिक मारना है, सही विकल्प को चुने। तो पहला है गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं, तो कोयला मिलता है, ठीक है, कोयला। दूसरा सवाल है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, तो सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। 4 है हुगली जन में किसका उत्पादन होता है, तो हुगली जन में उत्पादन होता है पेट्रोलियम का। अब ये हुगली जन है कहाँ, किस राज्य में है, तो ये है असम राज्य में। अगला सवाल पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है, तो संबंधित क्षेत्र है लांबा। ये लांबा है कहाँ, गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में। पोगा घाटी प्रसिद्ध है, तो ये भूताप के लिए प्रसिद्ध है, और ये पोगा घाटी है कहाँ, लद्दाख में है। दूसरा सवाल देखिए, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पहला है कलपक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, यहाँ पर संयंत्र लगा हुआ है जिससे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। दूसरा है भाखड़ा नंगल डैश मीटर ऊंची परियोजना है, तो 225 मीटर ऊंची परियोजना है, ठीक है। अंकलेश्वर यानी गुजरात, ये कहाँ है, गुजरात में है। अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है, तो तेल का उत्पादन किया जाता है। तेल मतलब कौन सा तेल, पेट्रोलियम। 4 है मथुरा तेल शोधन केंद्र डैश राज्य में है, तो मथुरा आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है। 5 है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर विकसित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, तो ये महानदी पे है, समझे। मान लीजिए कि ये महानदी है और इस पे क्या बड़ा सा बांध बनाया गया, और ऊपर से क्या पानी गिराया जाता है ना, तो पानी बहुत तेजी से क्या होता है, गिरता है, और चक्की लगा हुआ रहता है, चक्की, तो उसको क्या चलाता है तो बिजली उत्पादन होता है। तो यही है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, तो कौन सी नदी पे है, महानदी पर। तीसरा सवाल है सही मिलान करें। तो देखिए मोह पानी से कोयला मिलता है, कोयला, ठीक है। रुद्र सागर से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। फरक्का से ताप विद्युत, और तारापुर से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ताता पानी से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। चौथा सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 50 शब्दों में। तो पहला है भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए, ठीक है, किसका लिखना है, कोयला। तो उत्तर लिखेंगे भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड का झड़िया, बोकारो, धनबाद है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कोयला प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ का चिड़ी मिरी, विश्रामपुर, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली एवं महाराष्ट्र का चांदावर्धा है। दूसरा सवाल है भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे संक्षिप्त टिप्पणी, भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र, जल विद्युत आता है ना समझ में, कि नदी है तो इस पर क्या बांध बना देंगे, फिर पानी गिराएंगे ऊपर से, तो बहुत तेजी से पानी गिरेगा। नीचे जो चक्की लगा हुआ है ना, चक्का लगा हुआ है ये बोलिए, तो इसको बहुत तेजी से घुमाएगा जिससे बिजली उत्पादन होगा, तो यही है जल विद्युत संयंत्र। तो भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग कहाँ, पश्चिम बंगाल। इसके बाद कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए, इनमें भाखड़ा नंगल, ठीक है, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड परियोजना आदि प्रमुख हैं। तीसरा सवाल है परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखिए। तो देखिए परमाणु ऊर्जा क्या होता है,
तो देखिए किसी धातु के परमाणु का इस्तेमाल होता है ऊर्जा के उत्पादन के लिए, तो उसको कहते हैं परमाणु ऊर्जा। तो कहाँ कहाँ उत्पादन होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, कितना 5, तो उत्तर लिखेंगे परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र। ठीक है, 5 केंद्र हैं। कहाँ कहाँ? तारापुर, ये कहाँ? महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर केंद्र, यह है राजस्थान में। कलपक्कम, यह है तमिलनाडु में। नरौरा, ये उत्तर प्रदेश में है। तथा काकरापारा, ये गुजरात में है। ठीक है, ककरापारा बोले या काकरापारा बोलिए, कहीं पर लिखा होता है ये और कहीं पर काकरापारा। चौथा सवाल है संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। तो संसाधन का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, समझे, बहुत बर्बादी भी हो रहा है। जितना इस्तेमाल करते हैं उतना ही बर्बादी भी हम सब करते हैं। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पर, संरक्षण कैसे करेंगे, उपाय बताइए। और कितना? 3 उपाय बताइए। उत्तर लिखेंगे संसाधन के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं, बर्बादी नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है इनके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जैसा संसाधन है, जैसे मान लेते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, तो सौर ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं, पवन ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं, जल ऊर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं बिजली के उत्पादन में। तो वही बोला गया इनके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। तीसरा है बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग करते हैं कि पंखा चालू करके छोड़ दिए हैं, टीवी चालू करके छोड़ दिए हैं, तो बिजली का क्या होता है? बर्बादी होता है। 5वां नंबर का सवाल है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। गैर परंपरागत यानी क्या? जिनका हाल में उपयोग शुरू हुआ। उत्तर लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि। ठीक है, ये सब। 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। पहला है ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखते हैं टिप्पणी, वैसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होगा तो उन्हें ऊर्जा संसाधन कहेंगे। ऊर्जा संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। प्राकृतिक गैस से क्या बनता है? सीएनजी गैस बनता है जिससे गाड़ी चलता है, और एलपीजी गैस बनता है। गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ये दूसरा है। तो गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि आते हैं। ज्वारीय ऊर्जा में क्या होता है? समुद्र में तो ज्वार आता है ना, तो बहुत तेज गति से आता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा उत्पादन में। भूतापीय में क्या किया जाता है? जो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। दूसरा सवाल है भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है। ठीक है, और बाकी हिस्सा क्या इसमें है? कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, छत्तीसगढ़ का चिड़ीमिरी और विश्रामपुर, ओडिशा का यानी उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली एवं महाराष्ट्र का चांदावर्धा। 3 क्षेत्रों से कोयला का उत्पादन होता है। तीसरा सवाल है भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय हैं। तो देखिए परंपरागत स्रोत का मतलब है कि जिनका उपयोग है ना सदियों से होता रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए, समझे। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब हो गया, प्राकृतिक गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस हो गया,
ये सब चीज़ें हैं। तो इनका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये स्रोत क्षयशील हैं, यानी ये ख़त्म होने वाले हैं। उपयोग करेंगे तो ये ख़त्म हो रहे हैं। अनवीकरणीय मतलब क्या? अनवीकरणीय कहते हैं वह जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, जिन ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और इनकी पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो उसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। समझे? जैसे मान लेते हैं पवन ऊर्जा है, तो पवन, ठीक है, हवा आज बहा कल बहा, तो ये क्या नवीकरणीय है। समझे? जैसे सौर ऊर्जा से सोलर प्लेट क्या होता है, चार्ज होता है। समझे? तो आज भी सन है, कल भी सन है, ठीक है, परसों भी उगेगा। तो ये क्या है, ये नवीकरणीय है। समझे? लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये खत्म हो रहा है, ठीक है, और इनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक तरीकों से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब क्या है, अनवीकरणीय है। तो आगे लिखेंगे, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। जल विद्युत यानी कि क्या, नदी है, बांध बना दो, ऊपर से पानी गिराओ, चक्का रहेगा वो घुमाएगा, ठीक है, पानी, और बस ऊर्जा का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय ये सब खत्म हो जाएंगे, पुनः पूर्ति नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जल विद्युत क्या, पानी बह रहा है नदी का, तो आज भी बहेगा, कल भी बहेगा। तो ये क्या, ये है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है। जल विद्युत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चौथा सवाल, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है भारत में? उत्तर लिखेंगे, भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। ये क्या उत्तर पूर्वी राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया और हुगरीजन, ये तीनों के कहाँ है, ये असम में है, ठीक है। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया और हुगरीजन। गुजरात में अंकलेश्वर और कहाँ, नवगांव, तथा महाराष्ट्र से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो यहाँ मुंबई है, यहाँ पर क्या अरब सागर है, तो इसके बगल में ना, अरब सागर में ही मुंबई के बगल में ज़मीन से निकाला जाता है। समझे? जो अरब सागर है ना, तो ज़मीन तो रह गई, तो उसके अंदर से निकाला जाता है पेट्रोलियम, तो इसको कहते हैं मुंबई हाई। पांचवा सवाल, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनको अक्षय या नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अक्षय यानी क्या, कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। जैसे बताया ना, जैसे इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा शामिल है। जहाँ तक बात करें सौर ऊर्जा का, तो आपको बताया ना, सूरज आज भी उग रहा है, कल भी उगेगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो रोशनी मिलेगा, तो इससे क्या होगा, सोलर प्लेट चार्ज होगा, सोलर प्लेट, ठीक है, जो गली उली में भी लगा हुआ रहता है और घरों में भी रहता है। और सोलर प्लेट से क्या होगा, बैटरी चार्ज होगा, और बस जो काम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मोबाइल चार्ज करना है तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, टीवी चलाना चाहते हैं, बल्ब जलाना चाहते हैं तो हो जाएगा। तो सूरज आज भी उगेगा, कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा। तो ये क्या, ये अच्छा है, यानी क्या, ख़त्म नहीं हो सकता। समझे? इससे एक और, जहां ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर कम हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण होगा और प्रदूषण नियंत्रित होगा। समझे? जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो उस पर निर्भरता कम होगा जब इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। और क्या, और जो कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस यानी प्राकृतिक गैस, तो ये सब क्या होगा, ये सब का संरक्षण होगा, बचत होगा, और फिर प्रदूषण भी बहुत कम होगा। कोयला है तो ये सब से प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है ना, जलाते हैं तो प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।